हेलो स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस है जो बताती है मैटर के बारे में, उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके वो जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस उसमें होते हैं उसके बारे में बताती है। तो केमिस्ट्री इज़ a science that describe matter, its chemical and physical properties, the chemical and physical changes is undergone. And then केमिस्ट्री जो है उसके ब्रांचेस के बारे में हमें जानना होगा। केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री में डिवाइडेड होती है। लेकिन मेनली जो है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को ही द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड के केमिस्ट्री को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट कंटेन कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे सब्सटेंस की स्टडी जो कार्बन तो हो बट उसके साथ हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन कंबाइन नहीं हो, उसको ही वैसे केमिस्ट्री को ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देन आता है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में मेनली जो होता है वो मैथमेटिकल थ्योरीज, मेथड्स और फिज़िक्स के जो फार्मूलाज टाइप के होते हैं वो लगते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसमें मेनली हमें इसके फार्मूलेस पे इसके क्वेश्चंस बनाने होते हैं और मैथमेटिकल थ्योरीज टाइप के इसमें फिज़िकल केमिस्ट्री में होते हैं जो हमें पढ़ना होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसमें भार हो और वो स्थान घेरे उसे हम मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क और टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट। काम करने की क्षमता और हीट का ट्रांसफ़र ही एनर्जी कहलाती है। एनर्जी जो है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में भी मिल सकती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी मिल सकती है और हीट एनर्जी के फॉर्म में भी मिल सकती है। लेकिन जो एनर्जी है उसके मेनली दो प्रिंसिपल टाइप होते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अ बॉडी इन मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो उसके पास जो है वो एक टाइप की एनर्जी आ जाती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में देखते हैं, जैसे हम किसी बॉल को यहाँ से कुछ दूरी पे फेंकते हैं तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। जैसे कुछ ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं लुढ़कने टाइप से, तो वो लुढ़कते उसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। A body in motion such as rolling boulder possesses energy because of its motion. Such energy is called kinetic energy. दूसरा है potential energy. It is the energy of an object possessed because of its position. Potential energy जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से होती है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ज़मीन से कुछ हाइट पे ले जाएं तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहती है। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को फिर हम ज़मीन पर ले आएँ तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है।
तो सिंपल में पोटेंशियल एनर्जी उसे कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से कुछ हाइट पे ले जाएं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। उसके बाद है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट मेनली, जो मैटर का तो ऐसे वैसे तो 5 स्टेट होता है मैटर का, लेकिन मेनली हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड। व्हाट इज़ सॉलिड? नहीं, ये सॉलिड। इन सॉलिड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड स्टेट में जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में जो होता है वो आंतरिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो शेप होता है वो डिफिनिट, शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। उसमें उसको हम मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जल्दी से चेंज नहीं कर सकता है सॉलिड को, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है वो उसमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो कमज़ोर होता है, फीबल होता है। वैसे हम देख सकते हैं सॉलिड में, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, एक मिनट, एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा और ये पांचवा। इसके बीच में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हुआ ये स्पेस है, कितना छोटा स्पेस है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीनों एक दूसरे से कितने क्लोजली बाइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्पेस ही नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग हो। सब एक दूसरे से बंधे होते हैं, कोई भी फ्री मूव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से सॉलिड जो होता है वो उसमें रिजिडिटी होती है, वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका शेप भी डिफिनिट और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। देन हम लिक्विड के बारे में जानते हैं। इन लिक्विड स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही फीबल होते हैं। दिस लिक्विड हैड नो डिफिनिट शेप। जिससे वाटर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। इस वजह से लिक्विड में डिफिनिट शेप नहीं होते, मतलब कि उसको अगर हम वाटर को एक बॉटल में रखते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेती है, अगर किसी जग में रखते हैं तो वो जग का शेप ले लेती है। मतलब उसको जिस वेसल में रखा जाए वो उसी का शेप ले लेती है, उसका अपना शेप नहीं होता है। जैसे हम इसका एग्जाम ये करके बता सकते हैं, एक मिनट। जैसे इसका जब मॉलिक्यूल्स हुआ, एक लिक्विड का ये मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल्स, इसके बीच में जो होता है वो बहुत ही गैप होता है एक दूसरे के बीच में, वो एक दूसरे से टाइटली बाइंडेड नहीं होते हैं, जिस वजह से ये अलग अलग मूव कर सकते हैं। जिस वजह से ये इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, आंतरिक आकर्षण जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं। इसके बाद हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन गैसेस स्टेट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज नेग्लिजिबल। गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होती है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं। वो एक दूसरी तरफ जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। इस वजह से जैसे लिक्विड में होता है कि हाँ कमज़ोर होता है, थोड़ी दूरी पे होता है, लेकिन गैसेस में बहुत दूरी पे होता है, और सभी मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट वेलोसिटी होती है। कोई राइट डायरेक्शन में, कोई लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करता रहता है। जैसे एक कंटेनर है गैस का, यहाँ एक गैस का मॉलिक्यूल है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर वेलोसिटी से जा रहा है तो एक इधर। ये जो है ये कंटेनर गैस जो है वो कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे कंटेनर में मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं, इसलिए वो पूरे कंटेनर में मूव करते रहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, किस प्रोसेस से लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है,
या सॉलिड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सॉलिड को अगर हम मेल्ट करें मतलब पिघलाएं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे कैसे, तो उसको फ्रीज़ करके। लिक्विड को अगर हम वाटर को अगर फ्रीज़ में रखेंगे तो वो आइस बन जाएगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड से गैस बनाने के लिए हमें इसको वेपराइज मतलब कि हीट देना पड़ेगा, जिसमें वेपर आ जाएगा, वो गैस के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब लिक्विड से गैस बनाना वेपराइजेशन कहलाता है। और गैस से लिक्विड अगर हम कंडेंस करें गैस को तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सॉलिड बनाना डिपोजिशन कहलाता है। अब हम आगे मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइडेड होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद होमोजीनियस मैटर जो होते हैं, होमोजीनियस मैटर और एक हेट्रोजीनियस मैटर में डिवाइडेड होता है। होमोजीनियस मैटर मतलब इसमें जो होता है मैटर की क्वांटिटी जो होती है वो सेम रहती है, मतलब कि अलग अलग वे में नहीं, अलग अलग टाइप की नहीं रहती है। लेकिन हेट्रोजीनियस में जो होता है वो विषमांगी रहता है, मतलब कि कुछ कम, एक में मतलब एक मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा तो दूसरा मॉलिक्यूल्स कुछ कम रहते हैं। होमोजीनियस में होता है दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। होमोजेनियस मैटर जो होता है वो दो तरह डिवाइड होता है, सॉल्यूशन में और प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस जो है वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पहला कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट। कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट जो होता है वो डिवाइडेड नहीं हो सकता। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से एलिमेंट डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एलिमेंट ही मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर H2 एक कंपाउंड है। H2 एक मॉलिक्यूल मतलब ये है वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसे हम कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मिल करके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके ही कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ देख लिया हमने। इसके बाद यहाँ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ फिजिकल or chemical change? If there is change in some of the specific properties like the state solid to liquid, physical changes उसे कहते हैं बाहरी, मतलब जो देखने में चेंजेस हो उसको ही फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, उसको ही हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे H2 सॉलिड है, उससे लिक्विड बन गया, और फिर H2 लिक्विड से गैस बन गया। इसमें होता है कि ये रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंजेस, कि लिक्विड से फिर सॉलिड बन सकता है और गैस से फिर लिक्विड भी बन सकता है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, और ये जो होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होती है। केमिकल चेंजेस जो होता है वो मैटर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होती है। इन इफ़ देयर इज चेंज इन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर ड्यू टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन में चेंज होना, रंग बदलना, भाप आना, रंग बदलना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये सब जो है वो केमिकल चेंजेस है। जैसे H2O है, उसको हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता है, फिर इसको हम वाटर नहीं बना सकते। तो मैं यहीं पे ये लेक्चर्स को ख़त्म करती हूँ। मैं फिर कल एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करूँगी। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।